आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार। लोकतंत्र के महापर्व चुनाव की आज पहले चरण की वोटिंग हो गई है जिस वक्त और वोटिंग के बाद कुल मिलाकर पहले चरण में एक तस्वीर बन गई है, एक तस्वीर निकल कर सामने आ गई है। वो तस्वीर क्या है? पहले चरण का जनादेश क्या है? जनता ने क्या मुद्दे रख के क्या बात की, क्या लोगों ने खुलकर अपनी बातें रखी, या अभी भी मतदाता जो गुप्त मतदान है वो गुप्त ही करके आए हैं, बहुत मतदाता खुल नहीं रहे हैं। बहुत सारी चीज़ें इस पहले चरण में देखने को मिली। इन सबके बीच में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक तरफ देश में 21 राज्यों में, यूपी उत्तराखंड समेत 21 राज्यों में देश में वोट पड़ रहे थे, तो दूसरी तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यूपी के अमरोहा, मध्य प्रदेश के दमोह और जम्मू में बड़ी रैलियों को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि ये चुनाव साधारण चुनाव नहीं है, ये देश की साख बनाने का चुनाव है। दुनिया में भारत महाशक्ति बने, इस बात का ये चुनाव है। ये चुनाव कोई नाली, सड़क, खड़ंजा, ये छोटे छोटे चीज़ों का चुनाव नहीं है। ये चुनाव देश का है, और देश नहीं, दुनिया में भारत की क्या हैसियत होगी, ये उसका चुनाव है। और प्रधानमंत्री ने दुनिया की हलचल का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि आप देख रहे हैं दुनिया में किस तरीके की हलचल हो रही है। उन्होंने उत्तर प्रदेश में राहुल और अखिलेश की जोड़ी को शहजादों की जोड़ी कह के संबोधित किया और कहा कि ये दोनों फिर शूटिंग पर निकल पड़े हैं। क्या प्रधानमंत्री की ये बातें, प्रधानमंत्री का ये संबोधन, उनका अंदाज क्या कहता है? इसी तरीके से विपक्षी नेता उत्तर प्रदेश से लेकर तमाम राज्यों में राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, अखिलेश यादव, ये लोग भी, तेजस्वी यादव, ये लगातार नामांकनों में शामिल हुए और इन लोगों ने भी प्रचार किया। तस्वीर क्या है? शुरुआत में कई जगह आज दिन भर जो वोटिंग हुई, उत्तर प्रदेश की 8 सीटों पर, उत्तराखंड की सभी 5 सीटों पर मतदान जो पूरा हुआ, उसमें कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो कई जगह इस तरीके की तस्वीरें भी निकल कर आई। लोगों ने चुनाव में वोट न डालने की बात कही, बहिष्कार की बात कही, अपना आक्रोश व्यक्त किया। और कुछ जगह ये भी रहा कि ईवीएम की खराबी, ईवीएम में गड़बड़ी की बड़ी शिकायतें रहीं। उत्तर प्रदेश के नगीना में आजाद समाज पार्टी के उम्मीदवार चंद्रशेखर आजाद ने कई बार शिकायत की कि 3 दर्जन ईवीएम खराब हैं, और वो उस जगह खराब हैं जहां दलित वर्ग के मतदाता हैं, लेकिन उन्हें ठीक नहीं किया जा रहा। उन्होंने मनसा पर भी सवाल उठाया। इस तरीके से देश भर में ईवीएम खराब होने, मतदान ना शुरू होने, इनकी तमाम शिकायतें आई। तो आज ये सवाल हम इस वक्त जो लेकर आए हैं कि इस महायज्ञ में जो पहले चरण की आहुतियां हैं, वो आहुतियां क्या कहती हैं? लोगों ने क्या सोचकर वो आहुतियां डाला है इस लोकतंत्र के महापर्व के महायज्ञ में? और पहले चरण का जनादेश क्या है? किसी के मन की बात पता करना तो बहुत मुश्किल काम है, लेकिन हम पत्रकार, तमाम विश्लेषक और आम जनता भी जब वोट डालकर निकलती है तो बहुत कुछ कह जाती है, बहुत सारे संकेत और संदेश दे जाती है। तो यही संकेत और संदेश जानने के लिए हम आज इस पर बात कर रहे हैं, पहले चरण का जनादेश क्या।
पहले चरण का जनादेश क्या? एक और चीज आज बहुत महत्वपूर्ण देखने को मिली। हालांकि उन राज्यों में बम्पर वोटिंग होती है, सबसे ज्यादा वोटिंग जो हुई है वो बंगाल में हुई है, असम में हुई है, त्रिपुरा में हुई है, मणिपुर में भी ठीक ठाक वोटिंग हुई है और उत्तर प्रदेश के कुछ इलाकों में भी ज़्यादा वोटिंग हुई है, ठीक ठाक वोटिंग हुई है। तो कुल मिलाकर उत्तराखंड में थोड़ा जैसी उम्मीद थी उतनी वोटिंग नहीं हुई है। क्या वोटिंग का जो ट्रेंड है, क्या ये वोटिंग का अंदाज कुछ कहता है क्या, या केवल अब ये बहुत बेकार की बात हो गई, दूर की कौड़ी हो गई कि साहब वो ज़्यादा वोट पड़ा तो ये जीतेंगे, कम वोट पड़ा तो ये जीतेंगे, ये हारेंगे? क्या अब ये चीज़ें बहुत तार्किक या बहुत ऑथेंटिक नहीं रह गई हैं क्या? ये बड़ा सवाल उठता है। ये सब तमाम जो चीज़ें हैं कैसे देखने को मिलती हैं, बहुत सारी इस तरीके की बातें अब तक निकल कर आई हैं। माई एक्सिस इंडिया का एक कथित सर्वे के कुछ डेटा भी लीक हुए हैं। आज मैं कहीं देख रहा था किसी वेबसाइट पर। माई एक्सिस इंडिया एक ऐसा एजेंसी है, ऐसी एजेंसी है जिसने अब तक 69 सर्वे किए हैं, चुनावी सर्वे, और उसमें 64 उसके सटीक बैठे हैं, ऐसा दावा भी किया जाता रहा है। माई एक्सिस इंडिया का जो कथित डेटा लीक हुआ है या लीक कराया गया है, जो भी हो, उस डेटा में बड़ी कांटे की टक्कर होती दिख रही है। उस डेटा की बात करें तो पूरे देश में जो लोगों से बात की गई मतदान से पूर्व, उसमें 42 और 43% दोनों गठबंधनों की बात कही जा रही है कि इंडिया गठबंधन 42% और एनडीए 43%, और बहुत कांटे की लड़ाई लड़ता विपक्ष दिख रहा है। लेकिन क्या जमीन पर ऐसा हो रहा है क्या, या कि केवल कागजी घोड़े दौड़ा रहे हैं लोग, दिमागी घोड़े दौड़ा रहे हैं लोग कि ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा? बहुत सारी इस तरीके की चीज़ें हैं। तो प्रमुख जो मुकाबले रहे हैं, चीज़ें रही हैं, आज ये देखने में आएगा कि क्या संजीव बालियान फंस गए क्या, क्योंकि वो पिछला चुनाव 5000 वोट से मात्र जीते थे चौधरी अजीत सिंह को हराकर मुजफ्फरनगर में। क्या सहारनपुर में राघव लखनपाल की क्या स्थिति हुई, क्या वो फंस गए क्या, वो क्या चुनाव जीत पाएंगे क्या? तो बहुत सारी इस तरीके की चीज़ें देखने को मिल रही हैं। जो प्रत्याशियों के जीएफएक्स, जो उनकी डिटेल है, वो मैं कहूँगा कि पीसीआर उन्हें चलाए लगातार। उत्तर प्रदेश के जो प्रत्याशी हैं, आज जो 8 सीटों पर उत्तराखंड के, तो उन पर हम बात कर सकें। तो कुल मिलाकर जो प्रत्याशी हैं उनमें क्या स्थिति हुई? टिहरी गढ़वाल उत्तराखंड की एक बड़ी महत्वपूर्ण सीट है। उस टिहरी गढ़वाल सीट पर कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो बहुत हाई प्रोफाइल नेता अनिल बलूनी भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार हैं, प्रदेश अध्यक्ष हैं। प्रदेश अध्यक्ष जो कांग्रेस के रहे हैं वो वहां पर मैदान में हैं, और एक बेरोजगार संघ का उम्मीदवार सांसें दम फुला रहा है लोगों का। तो क्या ये जमीन पर ये दम फूला है क्या? आज ये बातें होंगी। उत्तराखंड की जो 5 सीटें हैं उनमें रानी की क्या स्थिति है, रानी माला राज्यलक्ष्मी की? वो टिहरी गढ़वाल से लगातार सांसद होती आ रही हैं, रानी है, राजघराने का मसला है। उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड की ये महत्वपूर्ण सीटें हैं। त्रिवेंद्र सिंह रावत पूर्व मुख्यमंत्री, इस चुनाव में आज पहले चरण में 7 पूर्व मुख्यमंत्री और 11 केंद्रीय मंत्रियों की किस्मत ईवीएम में बंद हुई। पूर्व मुख्यमंत्री वहां से हरिद्वार से लड़ रहे हैं। त्रिवेंद्र रावत भाजपा की सरकार में रहे, और इसी तरीके से अगर देखा जाए तो हरीश रावत के बेटे वहां से जो उत्तराखंड की हरिद्वार सीट है वहां से लड़ रहे हैं। हरीश रावत भी पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं। अजय टमटा भी केंद्रीय मंत्री रह चुके हैं, इस बार नहीं थे, वो भी लड़ रहे हैं। मौजूदा केंद्रीय मंत्री अजय भट्ट नैनीताल से चुनाव लड़ रहे हैं। बहुत सारे जो हाई प्रोफाइल उम्मीदवारों के चुनाव क्षेत्रों में भी आज वोटिंग हुई है। बिहार की 4 सीटों पर वोटिंग हो रही है, मतलब हुई है, हो रही क्या मतलब हुई है, तो हो चुकी।
तो इस तरीके का दृश्य परिदृश्य देखने को मिला है। हमारे साथ हमारे दो सहयोगी जुड़ गए हैं। राजेश वर्मा उत्तराखंड के ब्यूरो चीफ हैं, राजेश जुड़ गए हैं, और हमारे वरिष्ठ सहयोगी कौशलेंद्र उपाध्याय लखनऊ से जुड़ गए हैं। दोनों राज्यों की राजधानी में ये हमारे सहयोगी मौजूद हैं। राजेश और कौशलेंद्र ने जो आज चुनाव का तापमान टेम्परेचर देखा वो इनसे हम जानेंगे। राजेश, 5 सीटों में जैसा कि हम इस बात को कह रहे हैं कि जनता जनार्दन का जनादेश क्या जनादेश है, इसको बहुत डिकोड करना तो बहुत मुश्किल है, लेकिन हम पत्रकार हैं। जब वोट डालकर आदमी निकलता है या जब हम किसी चुनाव क्षेत्र में जाते हैं तो हमें आसपास की हवा लग जाती है। क्या स्थिति उत्तराखंड की जो प्रमुख सीटें रही हैं और जो सबसे महत्वपूर्ण सीट है टिहरी गढ़वाल, उसको बहुत चर्चा में ला दिया मीडिया ने, बहुत चर्चा में, और चर्चित नेता वहां से अनिल बलूनी जी लड़ भी रहे हैं चुनाव। बेरोजगार संघ वहां पर एक दिक्कत पैदा कर रहा है। तो जो वहां की जो चर्चित सीटें हैं या जिनको कह सकते हैं कि वहां मुकाबला कुछ हुआ है या बाकी जगह बीजेपी ने तरफा जीता है, क्या स्थितियां, क्या परिस्थितियां, संकेतों में अगर मतदाताओं के संकेत आप डिकोड कर पाए हो राजेश जी? बिल्कुल दुर्गेश जी, देखिए लोकसभा सीटों की बात करें तो उत्तराखंड में 5 लोकसभा सीटों पर चुनाव हो रहा है, और इस समय ये कहना बड़ा मुश्किल हो रहा है क्योंकि अभी तक हमने देखा है कि जो पिछला चुनाव हुआ था तो उसका मत प्रतिशत जो था वो 62% के लगभग था। तो आज की जो अपडेट आ रही है, अभी देखिए पूर्ण रूप से जो कितने प्रतिशत मतदान हो चुका है, अब ये पूरा फाइनल आंकड़ा आने में थोड़ा सा समय लगेगा, जो 5 बजे के बाद आना है। लेकिन दुर्गेश जी, अब तक की अगर बात करें तो 3 बजे का जो आंकड़ा है वो 46.62% मतदान की तरफ ले जा रहा है। जो पिछली बार हमने आंकड़ा देखा था तो लगभग 3 बजे के करीब ही 52 से 53% मतदान जो है उत्तराखंड में हुआ था। तो अब देखिए इसके कई पहलू जो है वो निकाले जाते हैं। आपने भी कितने चुनाव कवर किए होंगे, हम लोगों ने भी काफ़ी ग्राउंड जीरो से इन चीज़ों को देखा है और जो एनालाइज किया है, और जो जानकर खास तौर से ये बताते हैं क्योंकि जो मतदान कम हो रहा है, प्रतिशत कम हो रहा है, तो कहीं ना कहीं जो सत्ता में बैठी पार्टी है वो उसके लिए आने वाले समय के लिए दिक्कत पैदा कर सकता है। और जिस तरीके से मतदान प्रतिशत जिस तरीके से अगर बढ़ता तो कह सकते थे कि एक तरफ कहीं ना कहीं जो है तरफा जो है जो फुल बहुमत में जो चीज़ें चल रही हैं वो चलती रहती। लेकिन कहीं ना कहीं अब ये समीकरण जो है दुर्गेश जी बड़े फंसते हुए और पेचीदा तरीके से नज़र आ रहे हैं, क्योंकि अभी तक की अगर हम एनालाइज किया है तो लगभग अब अगर आंकड़ा भी आता है तो 56-57 या मैक्सिमम 58, तो इतने प्रतिशत का मतदान का फुल आंकड़ा जो है वो इलेक्शन कमीशन अभी थोड़ी देर बाद जारी कर देगा। हालांकि जो हमारे जो एनालाइज किया उसके हिसाब से हम लोग बता रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं अब तक के आंकड़ों की बात करें या फिर अभी तक के जो लास्ट टाइम जो चुनाव हुए थे लोकसभा के, क्योंकि 5 सीटों पर भाजपा का कब्जा जो है वो उत्तराखंड के अंदर साफ तौर पर है, और कई ऐसी सीटें हैं जहाँ पर 2-2 सालों से यानी कि 10-10 सालों से जो है भाजपा के कैंडिडेट जो है, जिताऊ कैंडिडेट जो है वो वहाँ पर मौजूद है, और उन्हीं को भाजपा ने दोबारा विश्वास करके जनता के बीच में खड़ा किया है। अब लेकिन सवाल इस बात को लेकर के उठता है, जब भाजपा एक तरफ 400 पार का नारा लगा रही है, तो अगर ये मत प्रतिशत अगर डाउनफॉल पे जाता है तो कहीं ना कहीं समस्या हो सकती है, क्योंकि जो इंडिया गठबंधन है, क्योंकि चाहे इंडिया गठबंधन में जितने भी सहयोगी विपक्षी दल हैं वो कहीं ना कहीं जो जीत का दावा भर रहे थे, तो क्योंकि उनकी जीत में या कहीं ना कहीं फाइट में कई सीटों पर फाइट जो है वो गंभीर रूप से देखने को मिल सकती है, टक्कर जो है कांटे की देख सकने को मिल सकती है, इसमें भी कोई दो राय नहीं है दुबेन जी। लेकिन देखिए सबसे हॉट सीट की बात हम कर रहे थे, आपने जिक्र किया पौड़ी गढ़वाल की। देखिए राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी अनिल बलूनी और लोकसभा सीट के प्रत्याशी जो है भाजपा के, वो वहाँ से जो है अपनी दावेदारी उन्होंने की, और आज उनके पक्ष में भाजपा की तरफ से वो खड़े थे, और आज उनके पक्ष में जो भी मतदान गया होगा वो गया है। उसके साथ साथ अगर हम विपक्षी दल की बात करते हैं जो मुख्य है कांग्रेस की, तो वहाँ से गणेश गोदियाल यानी कि पूर्व प्रदेश अध्यक्ष कांग्रेस के रहे हैं, और ज़मीनी तौर पर उन्होंने कई लंबे समय से जो है पौड़ी की
की जो है लोगों को के साथ वो जुड़े हैं, कई जन समस्याओं को लेकर के जुड़े हैं। तो कहीं ना कहीं जो पेज है वो देखिए बिल्कुल कहीं ना कहीं जो पेज है वो पौड़ी की सीट पर जो है वो कहीं ना कहीं टक्कर की कांटे की टक्कर जो है वो साफ तौर पे देखने को मिल रही है। इसके साथ साथ एक सीट और हम कुमाऊं की जिस पे एनालाइज कर रहे हैं क्योंकि अभी मतदान खत्म हो गया है, लेकिन कहीं ना कहीं अभी कुछ ऐसे मतदान केंद्र हैं जहां पर लगातार काउंटिंग जारी है, क्योंकि कुछ लोग कैंपस में हैं और अभी मतदान चल रहा है और थोड़ी देर बाद फुल फाइनल जो डिसीजन है कितना प्रतिशत मतदान हुआ वो क्लियर हो जाएगा। लेकिन अब हम बात करते हैं, ये तो हम गढ़वाल सीट की पौड़ी की बात कर रहे थे जहां पर अभी तक जो कांटे की टक्कर देखने को मिली और जिस तरीके से हॉट सीट माना गया है पौड़ी। उसके साथ साथ देखिए जो कुमाऊं की महत्वपूर्ण एक सीट है अल्मोड़ा की, तो अल्मोड़ा की सीट जो है देखिए वहाँ पर दो बारी से जो है मौजूदा जो सांसद है वो अजय टमटा है भाजपा के प्रत्याशी। इस बार भी उनको टिकट दिया गया, लेकिन कहीं ना कहीं जो उनके इंगेज खड़े हैं विपक्षी दल की बात करें कांग्रेस की, तो वहाँ से जो खड़े हैं वो प्रदीप टमटा खड़े हैं। तो प्रदीप टमटा का भी बड़ी मुख्य जो सीट है वहाँ की वो उसमें भी कहीं ना कहीं कांटे की टक्कर दिखती है, क्योंकि जैसे ये मतदान के रुझान आ रहे हैं, ये मतलब माफ़ कीजिएगा जो पूरा वोट प्रतिशत कितना आ जा रहा है जिस तरीके से घटता हुआ नज़र आ रहा है, तो ये दो एक सीटें और एक हरिद्वार की सीट भी इसमें तीसरे नंबर पे ले सकते हैं, जहां पर ये कांटे की टक्कर जो है इन तीन सीटों पे खास तौर से दिखती है जो एक्सपर्ट बताते हैं। अब ये बहरहाल ये कहना बड़ा मुश्किल होगा कि जनता का रुख क्या होगा। क्या 400 पार का जो नारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भाजपा के लिए लगाया वो भाजपा पार कर पाएगी, या जो इंडिया गठबंधन है, इंडिया गठबंधन को लेकर के जो पहाड़ की मूलभूत सुविधाएं हैं या पहाड़ की जो समस्याएं हैं जिसको लेकर के आज जो उत्तराखंड की जनता है उसने अपना मतदान दिया है, उसने कई चीज़ों को लेकर देखिए वोटर बहुत साइलेंट रहा है, क्योंकि हमने कई बार कोशिश करी, हर तरीके से कोशिश की कि उनसे चर्चा हो, लेकिन हर किसी का यही बात थी कि कोई विकास को लेकर के बात कर रहा है, कोई महंगाई को लेकर के बात कर रहा है, और कोई जो है कानून व्यवस्थाओं को लेकर के दुर्गेन जी बात करता हुआ नजर आ रहा है। अब देखिए अब पेटियां बंद हो चुकी हैं, ये इनके जो भविष्य है जितने पांचों प्रत्याशी हैं इनके भविष्य कैद हो चुके हैं। अब 4 जून को जब नतीजा आएगा तो ये तस्वीरें तभी क्लियर हो पाएंगी, लेकिन कहीं ना कहीं जो जीत का दावा था भाजपा का एक तरफा का 400 पार का नारा, वो उत्तराखंड के लिए लिहाज से मैं देखता हूं तो कहीं ना कहीं 2 से 3 सीटों पर भाजपा को जो है कड़ी टक्कर, और हो सकता है कि बड़ी मशक्कत जो है जीत के लिए उसको लगानी पड़ सकती है, जो अभी तक के एनालाइज करके जो आंकड़े बता। ठीक है, मैं राजेश 2-3 सवाल मेरे पास और भी हैं वो मैं पूछूंगा। मैं कौशलेंद्र की तरफ जाऊंगा। कौशलेंद्र, पश्चिमी उत्तर प्रदेश जहां कैराना, सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, बहुत सारे जो ये इन कोर जो सीटें हैं, नगीना, तो यहाँ पर 3 खासतौर पर सीटें मुजफ्फरनगर, कैराना और सहारनपुर, यहाँ कुछ पिछड़ी जातियाँ, छत्री, इनके तमाम विरोध के बाद क्या खबर है आपके पास, क्या स्थितियां परिस्थितियां वहां बनती दिख रही हैं? जैसे राजेश ने कहा कि उत्तराखंड में 10 साल से 5 की 5 सीटें बीजेपी के पास हैं, और जो आज चुनाव उत्तर प्रदेश में हुए हैं उनमें 8 में 5 सीटें विपक्ष के पास थी पिछली बार, लेकिन तब विपक्ष में आरएलडी था, इस बार आरएलडी इनके साथ में, आरएलडी के उम्मीदवार भी लड़ रहे हैं। क्या स्थिति, क्या परिस्थिति दिख रही है दोनों गठबंधनों के बीच? कौशलेंद्र, आपकी आवाज नहीं मिल रही। कौशलेंद्र की आवाज ठीक की जाए, उनकी आवाज दर्शकों को नहीं मिल रही। सुनील मालवी को ले लेते हैं, दूसरे सहयोगी सुनील मालवी जुड़े हुए हैं। कौशलेंद्र की जो ऑडियो है उसको ठीक किया जाए। सुनील मालवी, मध्य प्रदेश में जिस तरीके से पिछली बार क्लीन स्वीप छिंदवाड़ा को छोड़कर पहले चरण में जो आज जिन सीटों पर वोटिंग थी वो कौन प्रमुख सीटें थी, और क्या माहौल जमीन पर देखने को मिला, क्या किस तरीके की खबरें आ रही हैं? आपकी बात हो रही होगी तमाम स्थानीय पत्रकारों से, नेताओं से। जी देखिए, बिल्कुल दुर्गा जी, निश्चित तौर से मध्य प्रदेश में
जो 2019 में जो लोकसभा एक ऐसी लोकसभा सीट थी जो कांग्रेस के पाले में थी, वो थी छिंदवाड़ा। लेकिन इस समय मध्य प्रदेश की नहीं अपितु पूरे भारत देश की निगाहें छिंदवाड़ा सीट पर टिकी हुई है। और छिंदवाड़ा सीट ऐसी सीट है जहां पर विगत 44 वर्षों से कमलनाथ जी का नाता रहा है। और अब उनके सुपुत्र चुनाव जो लड़ रहे हैं, नकुलनाथ चुनाव वहां से लड़ रहे हैं। नकुलनाथ दूसरी बार से वहां पर सांसद के रूप में प्रत्याशी रहेंगे। और बात की जाए जो वहां पर जो आदिवासी बहुल क्षेत्र है, जो आदिवासी बहुल क्षेत्र 30% वोटर्स हैं, वो निर्णायक भूमिका में रहते हैं। लेकिन पिछले 24 वर्षों से कमलनाथ का वहां पर कब्जा रहा है। और जो मंडला सीट की हम बात करेंगे तो मंडला सीट भी एक बड़ी सीट मानी जाती है, क्योंकि फग्गन सिंह कुलस्ते केंद्रीय मंत्री है और इस बार फिर मैदान में है। और जनता की बात किया तो जनता का साफ तौर से कहना है, जो हमने छिंदवाड़ा की जनता से जाना, वहां के लोगों से जब बात की, जब हम छिंदवाड़ा पहुंचे, वहां के मतदाताओं का मन टटोलने की कोशिश, तो निश्चित तौर से छिंदवाड़ा की जनता का कहना है कि कमलनाथ जी यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं, ना कि कांग्रेस लड़ रही है। इस वक्त जो कमलनाथ जी का और हमारा 24 वर्षों का जो गहरा नाता रहा है, तो हम इस बार जो है कमलनाथ जी को ही चुनेंगे, क्योंकि हम ये नहीं देख रहे कि कांग्रेस है कि बीजेपी। हम तो सिर्फ कमलनाथ जी का चेहरा देख के नकुलनाथ जी को वोट करेंगे। ठीक है सुनील, बाकी सीटों की बात करते हैं, बाकी सीटों की बात करते हैं। कमलनाथ की चलिए, वो कांग्रेस से ऊपर हो गए, मान लिया कि वो उनका व्यक्तिगत रिश्ता है। लेकिन मंडला, अन्य जगह क्या बीजेपी को कोई चुनौती मिल रही है? मतदाता कहीं इस बात को विचार कर रहा है, देख रहा है कि बीजेपी के अलावा भी किसी के बारे में सोच रहा है? जी बिल्कुल, देखिए निश्चित तौर से मंडला में भी एक आदिवासी बहुल क्षेत्र है। वहां पर फग्गन सिंह कुलस्ते लगातार केंद्रीय मंत्री रहे। लेकिन फग्गन सिंह कुलस्ते 2023 में विधानसभा चुनाव का हार का सामना करना पड़ा, क्योंकि उनको 2023 का जो चुनाव लड़ाया गया था विधानसभा का, उस चुनाव में उनको हार का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन वहां की जो जनता है मंडला की, वो निश्चित तौर से वहां पर बदलाव करने के रूप में है और बदलाव करती ही नजर आ रही है। वो इस बार अगर देखा जाए वोटिंग परसेंटेज, तो सबसे ज्यादा जो वोटिंग परसेंट है वो बालाघाट में है, छिंदवाड़ा में, फिर मंडला में। तो ये वोटिंग परसेंट से भी एक अंदाजा लगाया जा सकता है। और वहां के जो मतदाता का जो गलियारों में जो बातें चल रही है, साफ जाहिर है कि इस बार मंडला सीट कांग्रेस के पाले में जा सकती है। ठीक बात है। ठीक है सुनील, बहुत शुक्रिया आपका महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए। कौशलेंद्र उपाध्याय के पास जाएंगे। कौशलेंद्र उपाध्याय, मैंने सवाल यही किया था आपसे कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश की जो स्थिति परिस्थिति है, 8 सीटें हैं और पूरा जो गुणागणित है, तमाम विरोध, तमाम मान मनोवल, इसके बाद आज जब वोटिंग खत्म हो गई तो उसके बाद बहुत सारी चीज़ें बनी। उत्तर प्रदेश में एक बड़ा महत्वपूर्ण इलाका है पश्चिमी उत्तर प्रदेश, वहाँ ये परिस्थितियाँ, ये स्थितियाँ देखने को मिली। राजेश वर्मा हमारे ब्यूरो चीफ उत्तराखंड से लगातार जुड़े हुए हैं। राजेश जी, आप जो बता रहे हैं उसके मुताबिक तो ये लग रहा है कि बीजेपी जो पिछला 19 का चुनाव था या 14 का चुनाव था, 5 सीटें बहुत ज़बरदस्त तरीके से वहाँ जीती थी और 10 साल से 5 सीटों पर बीजेपी का कब्जा है। पहले ये ट्रेंड कभी हुआ करता था कि एक बार बीजेपी एक बार कांग्रेस, लेकिन इस बार राज्य सरकार में भी वही हालत हुई और 2019 में भी 5 की 5 सीटें बीजेपी जीती थी। लेकिन जो अभी आप गुणागणित बता रहे हैं, मतदाताओं की जो नब्ज आपने टटोली या जो आपके सहयोगी साथियों से आपकी बातचीत हुई, उसके मुताबिक जिस तरीके से आप पौड़ी गढ़वाल की बात कर रहे हैं, इसी तरीके से आप अजय टम्टा और प्रदीप टम्टा की सीट की बात कर रहे हैं, हरिद्वार सीट की भी आप बात कर रहे हैं, तो क्या आश्चर्यजनक रूप से कांग्रेस पार्टी वहाँ फाइट में आई? और वो क्या कारण थे जिसकी वजह से वो लड़ने की स्थिति में आ गई? नहीं तो ऐसा नहीं लग रहा था कि कहीं लड़ पाएगी कांग्रेस वहां। बिल्कुल, देखिए दुर्गेन जी, अभी मैं एक अपडेट और दे दूं अपने दर्शकों को। जो 5 बजे का आंकड़ा है वो निर्वाचन की तरफ से आ चुका है। जो अब तक के 5 बजे की बात करें मत प्रतिशत की, तो 53.56%। तो आप ये लगा सकते हैं कि 53 समथिंग जो है ये आंकड़ा जो है वो सामने आया, जिसमें अल्मोड़ा में जो अगर बात करें तो 44% वोटिंग हुई है
और पौड़ी की बात करें तो लगभग 48% हुई है, और अगर हरिद्वार सीट की बात करें तो 39 के लगभग हुई है। नैनीताल उधम सिंह नगर की बात करें तो लगभग 60 के लगभग हुई है, और टिहरी सीट की बात करें तो 51% ये पूरा मतदान हुआ। और इसके साथ साथ देखिए 2019 में अगर उन आंकड़ों को कंपेयर करते हैं तो लगभग 5% का जो घटोती है वो साफ तौर पे देखने को मिल रही है। हालांकि इसमें जो निर्वाचन की तरफ से एक बयान भी आया है कि गर्मी बहुत ज़्यादा थी और इसकी वजह से भी जो है मतदाता कई जगह पर जो है वो निकलने में कतराए हैं। तो देखिए अब राजेश जी ये बात तो बहुत गले नहीं उतरती। हरिद्वार की बात कर सकते हैं आप, लेकिन जो पहाड़ वाली सीटें हैं, कोर पहाड़ वाली, वहां गर्मी का क्या मतलब है? गर्मी तो इतनी नहीं होती जितनी मैदान में होती है। तो कहीं ना कहीं वोट प्रतिशत घटा है। अब ये मतदाताओं का रुझान कम हुआ है या कोई लोकल कारण रहे हैं, जो भी हो। तो ये देखिए आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जब वोट प्रतिशत गिरा है तो इसमें स्वाभाविक से तौर की बात है कि इसमें कहीं ना कहीं नुकसान जो है मौजूदा जो पार्टी है उसको हो सकता है। ये समीकरण अभी तक के एनालाइज के हिसाब से बता रहे हैं। और जैसे ही हम लोग जिस तरीके से सीटों के ऊपर विचार कर रहे हैं, अपना मंथन कर रहे हैं, अपनी चर्चा कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये टक्कर जो है अब इसमें कोई ज़्यादा वो नहीं लग रहा है कि जो 400 पार का, जैसे मैं अभी आपको बताया कि अभी लगातार भाजपा 400 पार का जो नारा लगा रही थी और 5 सीटों पर जो है दावेदारी हालांकि अभी तक देखी गई है, मौजूदा सांसद हैं, लेकिन अब जो दावेदारी है वो बड़ा थोड़ा सा कहीं 1-2 सीटों पर फंसती हुई नजर आती है। जो समीकरण बता रहे हैं कांटे की टक्कर रहेगी, हो सकता है जीत का आंकड़ा बहुत कम हो, लेकिन जो कॉन्फिडेंस भाजपा के अंदर दिख रहा था या पार्टी के अंदर दिख रहा था या जो विपक्षी दल एनडीए गठबंधन को दिख रहा था, तो वो इस समय मुझे लगता है कि अपने कॉन्फिडेंस में कहीं ना कहीं उनका लेवल बढ़ा हुआ है। इस बात ठीक बात। राजेश जी आप बने रहिए, अब लगातार बने रहिए। मैं कौशलेंद्र को लूंगा, कुछ तकनीकी व्यवधान के कारण कौशलेंद्र से बात नहीं हो पाई। कौशलेंद्र उपाध्याय, सवाल तो मुझे लगता है अब तक मेरा पहुंच ही गया, लेकिन मैं थोड़ा दोहरा देता हूं कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश की 8 सीटें मतदान हुआ। बिजनौर को लेकर बिजनौर में बवाल भी हुआ, एक बसपा के प्रत्याशी चौधरी बिरजिंदर के यहाँ छापे भी पड़े। इसी तरीके से मुजफ्फरनगर को आप लीजिए, कैराना को लीजिए, सहारनपुर को लीजिए, नगीना को लीजिए, ये जो 5 सीटें हैं इनमें कुछ ज़्यादा बवाल रबरब रहा है, पॉलिटिकल बवाल, यानी अंदर एक दूसरे को शह और मात का खेल चलता रहा है। क्या तस्वीर निकल कर आपके मुताबिक आई? आपकी तमाम लोगों से बात भी हुई होगी, वहां के लोगों से। जी बिल्कुल, देखिए आपको बताएं कि जो मतदान आज जिन 8 सीटों पे उत्तर प्रदेश में हो रहा है उसका सबसे महत्वपूर्ण जानना है कि 2019 में जहां भारतीय जनता पार्टी के पास सिर्फ 3 सीटें थीं, अगर देखा जाए जो आंकड़े आए थे, क्योंकि उस समय रामपुर 2019 में रामपुर से खुद आजम खान चुनाव लड़े थे और वो चुनाव जीते थे, लेकिन उस पे जब वो सीट खाली, उसके बाद जब उपचुनाव तो भारतीय जनता पार्टी के पास 1 सीट और वहां उपचुनाव में जाने के बाद जो है वहां पे पहुंच गई थी। लेकिन अगर वहीं आप सहारनपुर की बात करें जहां पे बसपा प्रत्याशी चुनाव जीते थे, उसके बाद नगीना की बात कीजिए, बिजनौर की, बिजनौर में अभी जो स्थितियां हैं आप देखिए, जिस तरह से बसपा प्रत्याशी जो अभी आया कि उनके घर छापे पड़े। लेकिन अगर आप वहीं विपक्ष की बात करें तो जो समाजवादी पार्टी के जो टिकट का जो वहां पे विवाद चला, जो टिकट जो है दिया गया था, जो वहां पे नामांकन करते समय आपने खुद देखा होगा किस तरह से दो प्रत्याशियों के बीच में जो द्वंद्व हुआ था, उसको अगर आप देखेंगे तो कहीं न कहीं उसको जो है भारतीय जनता पार्टी ने पूरी तरह से वहां पे बुनाया। और 2019 के इलेक्शन में जब समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी का जो गठबंधन हुआ था, उसका जो फायदा मिला था वो कहीं न कहीं वहां अधिक सीटों पे बहुजन समाज पार्टी को मिला था। लेकिन इस बार उसका एक उलट है, अगर देखा जाए कांग्रेस और समाजवादी पार्टी का जो वोट, जो गठबंधन है, इंडिया गठबंधन, वहां पे जो प्रत्याशी उतारे गए हैं, अगर उनका आंकड़ा देखेंगे तो जो सहारनपुर में जो बहुजन समाज पार्टी जो चुनाव 2019 में जीती थी, अब वहां पे क्योंकि इमरान मसूद चुनाव वहां पे तब कांग्रेस से सिंगल पर्सन इमरान मसूद चुनाव लड़े थे, लेकिन जो वोट प्रतिशत अगर देखेंगे और जो मतदान जो उनको वोट मिला था वो कहीं न कहीं आंकड़े के पास था। तो अब इस बार जो समाजवादी पार्टी का और जो वोट का जो एक देखिए डिस्प्लॉय जिसको कहते हैं कि अगर जो एक मुश्त वोट है, जो सपा और कांग्रेस का जो वोट था वो कहीं न कहीं एक जगह पड़ता हुआ दिख रहा है। और
वहीं जो इस समय जो स्थितियां बनी हैं जो RLD जो इस समय भारतीय जनता पार्टी की ही, तो वहीं देखिए जो संजीव बालियान का जो विरोध जो पहले RLD से था, उसके बाद अचानक से जयंत चौधरी का आना, जब वहां पे कहते हैं कि विवाद सब खत्म हो गया है। लेकिन वहीं अगर बात की जाए जो आप कैराना की बात करें, जो प्रत्याशी का जो विरोध आपको देखने मिला जाए भारतीय जनता पार्टी का, हालांकि भारतीय जनता पार्टी से सिटिंग सांसद भी हैं वहां पे, लेकिन जो इस बार जो विरोध आपने देखा होगा, जो वहां जाति समीकरण को लेकर जो एक माहौल बनाया गया था, वो अगर देखिए तो वोट प्रतिशत में कहीं ना कहीं फर्क पड़ रहा है। अभी हालांकि वोटिंग चल रही है निर्वाचन आयोग की तरफ से, अभी 5 बजे तक के जो आंकड़े वो आए हैं, लेकिन अभी निर्वाचन आयोग ने कहा है कि अभी वहां पे जो है वोटिंग चल रही है। जब वोटिंग खत्म हो जाएगी तो हम पूरा फाइनल जो है डेटा जो है हम सार्वजनिक करेंगे। लेकिन जो वोटिंग प्रतिशत है उसको देखिए तो कहीं ना कहीं बहुत नजदीक है। तो वोट प्रतिशत का जो बढ़ना, आपने अभी जैसे बताया कि वोट का प्रतिशत का बढ़ना और वो प्रतिशत कम होना, वो दोनों भी जो है कहीं ना कहीं जो है सत्ता के लिए हो या विपक्ष के, दोनों तरफ से जो है वो नुकसान और फायदे का जो है वो आंकड़ा अभी तो बाद में पता चल जाएगा। लेकिन जो मौजूदा स्थिति है, अगर 4 सीटों पे अभी भारतीय जनता पार्टी को वहाँ सिटिंग सांसद हैं, और वहीं वो जो स्थितियां बनी हैं, जैसे रामपुर की बात की जाए, आजम का, क्योंकि आजम खां भी जेल में हैं, और उनके न रहने के बाद उपचुनाव वहाँ से जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव जीता, और वहाँ पे जो बहुजन समाज पार्टी और समाजवादी पार्टी की जो टिकट को लेके जो बंटवारा, जो टिकट जो है जिन लोगों को दिया गया, रामपुर में जो सपा का जो टिकट जो है किनको दिया गया, फिर नाम किसका हुआ, ये सब चीज़ें देखेंगे तो जो स्थितियाँ हैं वो कहीं ना कहीं कुछ बदलाव की तरफ ज़्यादा दिखती नहीं है। लेकिन वहीं अन्य सीटों पे जो भारतीय जनता पार्टी की जो सीटिंग सीट, जैसे कैराना की बात की जाए, और पीलीभीत में और वरुण गांधी चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, वहाँ पे यूपी सरकार के PW मंत्री जो है वो चुनाव लड़ रहे हैं, नए प्रत्याशी के रूप में पीलीभीत गए हैं। तो वहाँ पे भी जो है अभी ये कहना जो है कि जरूरी नहीं हम समझते हैं कि क्या स्थितियाँ हैं। लेकिन जो वहाँ पे वोटिंग प्रतिशत जो अभी आया है सबसे ज़्यादा अगर देखा जाए तो पीलीभीत में अभी तक जो है मतदान प्रतिशत वहीं पे ज़्यादा हुआ है। तो वहाँ पे जो स्थितियां बन रही हैं, तो दोनों प्रत्याशियों वहाँ जो है इंडिया गठबंधन और एनडीए के बीच में जो टक्कर है वो कहीं न कहीं अभी मुकाबले में वो दिख रहा है। कौशलेंद्र एक बड़ी महत्वपूर्ण सवाल है, एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल है, वो राजेश से भी हमने वो सवाल किया था, बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है। इसका मतलब ये है कि जिस तरह कहा जा रहा था, बीजेपी के लोग दावा कर रहे थे कि नहीं कोई नहीं है टक्कर में, कहां पड़े हो चक्कर में, तो वो वाली स्थिति नहीं है, टक्कर है उत्तर प्रदेश में भी। जी बिल्कुल, देखिए दुर्गन जी, हम आपको बताएं ना कि इस बार जो है अगर चुनाव की बात आप उत्तर प्रदेश में या चाहे देश में कहीं भी आप जो एनालिसिस आप देखिएगा, अगर जो है तो यहाँ पे जो है वो जनता चुनाव लड़ रही थी, वो चाहे वो सत्ता पक्ष की हो चाहे विपक्ष की हो, क्योंकि यहाँ जो प्रत्याशियों का जो उलट फेर हुआ है, अगर उसका आकलन आप देखेंगे तो यहाँ पे जो है कि वहाँ की जो जनता, वहाँ के जो मतदाता हैं वो इस बार चुनाव जो है लड़ रहे हैं। और बहुत महत्वपूर्ण है कि जो स्थितियां हैं, जो भारतीय जनता पार्टी, हालांकि उनके केंद्रीय नेतृत्व और वहीं यूपी में भी उनकी सरकार है, तो ऐसा नहीं है कि जो प्रचार प्रसार में उन्होंने कोई कोर कसर छोड़ा है, लेकिन जो जनता के बीच में जो बुनियादी जो मुद्दे थे, अगर उनकी बात की जाए, आप देखिए किसानों का जो क्षेत्र है, अगर वो देखिए पश्चिमी यूपी में इन 8 सीटों पे अधिकतर है, तो किसानों की जो नाराजगी है और वहीं जो जनता की जो नाराजगी है, तमाम ऐसे जो है केसेस भी आए हैं कि जैसे जनता किससे नाराज हुई है, महंगाई हो या चाहे जो है बेरोजगारी हो, इन तमाम चीज़ों को लेके तो पश्चिमी यूपी से ही आग लगना शुरू हुई थी। और आज देखिए वो चाहे जहां भी हो, देश के किसी भी कोने में जो है वो जो है भारतीय जनता पार्टी कहीं न कहीं उस खाई को पाटने के लिए पूरी कोशिश कर रही है। ठीक है, लेकिन अब मतदान प्रतिशत जो पूरा आएगा, जो आंकड़े आएंगे, उसका जो होना, जो रिजल्ट आएगा वो देखना बहुत जरूरी हो जाता है। ठीक है कौशलेंद्र, ठीक है। राजेश, एक छोटा सा सवाल, क्या आपको लगता है इन 5 सीटों में कोई उलटफेर होने वाला है? कोई 1-2 सीटों पर बड़ा उलटफेर हो सकता है क्या? बस कट टू कट सीधे। बिल्कुल दुर्गेन जी, इसमें कोई दो राय नहीं है। जिस तरीके से मतदान के जो आंकड़े हैं, तो इसमें
ये नहीं कहा जा सकता कि भाजपा फुल फ्लैश पांचों सीटों को ले जा सकती है। अगर टक्कर की बात करें तो जैसे हमने पौड़ी की बात करी या अल्मोड़ा सीट की बात करी, तो ये दोनों बहुत ज़्यादा हॉट सीट हैं और इसमें बड़ी टक्कर देखी जा सकती है। और जो आंकड़ा हम लोग अभी तक सोच रहे थे कि जीत का प्रतिशत शायद हो सकता है कि विपक्षी दल या विपक्षी दलों में जो भी कैंडिडेट खड़े हैं उनका कम हो, लेकिन कहीं ना कहीं अब जैसे ये मतदान कम हुआ है तो कहीं ना कहीं कोई बड़ी बात नहीं है कि विपक्षी दलों में कांग्रेस भी या और भी कोई जो है इस चुनावी जो दंगल चल रहा है तो कहीं ना कहीं इसमें अपना कोई बाजी ना मार ले, इसमें कोई दो राय नहीं है। बहुत शुक्रिया आप दोनों का, राजेश जी और कौशलेंद्र जी, आप दोनों का बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद। तो सवाल यही है कि पहले चरण का जनादेश क्या? मोटे मोटे तौर पर राजेश वर्मा ने बताया कि नहीं, उत्तराखंड में क्लीन स्वीप नहीं है, कहीं ना कहीं कुछ उलटफेर होगा ऐसा लग रहा है। मतदाताओं की ने एक ये आहट दी है। पहले चरण का जनादेश उत्तराखंड के लिए फिलहाल ये जनादेश की आहट है और उत्तर प्रदेश की 8 सीटों पर लड़ाई हुई है। ऐसा नहीं कि मामला एक तरफा हो। एक ब्रेक पर जा रहे हैं। देश में 2024 के लोकसभा चुनाव का पहला चरण पूरा हो गया है। मतदाताओं ने जनादेश दे दिया है और पहले चरण का जनादेश क्या है ये जानने की, ये टटोलने, समझने की, संकेतों को डिकोड करने की कोशिश कर रहे हैं। ब्रेक के उस पार हमारे सहयोगी जुड़े हुए थे विभिन्न जगह से और उन्होंने अपनी जो उनका इंटेलिजेंस है उसके जरिए उन्होंने बताया कि नहीं, लड़ाई है उत्तर प्रदेश उत्तराखंड में भी। देश में तमाम जगह विपक्ष और सत्ता पक्ष अपने अपने दावे कर रहा है। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार महेंद्र सिंह जुड़े हुए हैं दिल्ली से, जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश से आते हैं और पश्चिमी उत्तर प्रदेश की अच्छी जानकारी रखते हैं। मनोज ध्यानी उत्तराखंड से जुड़े हुए हैं, चुनाव विश्लेषक हैं। और कुलदीप राणा वरिष्ठ पत्रकार हैं उत्तराखंड के, पूरे देश में वो अपनी पकड़ रखते हैं। बहुत स्वागत सभी मेहमानों का। मनोज ध्यानी जी से शुरुआत करेंगे। मनोज ध्यानी जी, उत्तराखंड में जो आज मतदान हुआ, अभी 10 सालों से भारतीय जनता पार्टी लगातार वहां उसके सांसद हैं 5 की 5 सीटों पर। क्या जमीनी मुद्दे वहां पर काम कर रहे हैं या केवल राष्ट्रवाद के नाम पर? क्योंकि आज प्रधानमंत्री जी ने जो प्रचार का अपना गियर है उसको 6 गियर के बजाय 7वां गियर भी उन्होंने लगा दिया और उन्होंने कहा कि भाई अब पूरी दुनिया में जो भारत की हैसियत और साख बननी है ये उसका चुनाव है, भारत को महाशक्ति बनाने का चुनाव है। उन्होंने कहा कि भाई चीन अमेरिका के बाद भारत एक महाशक्ति बनेगा, ये इसका चुनाव है। उन्होंने लोगों को और ये कहा कि भाई इसके लिए आप वोट डालिए, महाशक्ति का चुनाव है। और वो उन इलाकों में प्रचार कर रहे थे जहां से सटी सीटों पर वोट भी हो रहे थे। उत्तर प्रदेश के अमरोहा में थे, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कई सीटों पर मतदान चल रहा था, मध्य प्रदेश में मतदान चल रहा था, दमोह में प्रचार कर रहे थे, जम्मू में भी मतदान था, वहां भी वो प्रचार कर रहे थे। तो अब खैर ये तो एक सगल हो गया है, चुनाव आयोग ऐसा फिक्चर ही ऐसा बनाता है, ऐसा कार्यक्रम ही बनाता है कि ये सब होता रहता है। अब इस पर तो कोई बहस करने की आवश्यकता है नहीं। लेकिन प्रधानमंत्री जी ने एक और गियर लगाया, इसको क्या आप अगर डिकोड कर पा रहे हैं तो वो जरा दर्शकों को बताइए। और उत्तराखंड में क्या स्थितियां परिस्थितियां रही, जमीनी मुद्दे क्या रहे? दुर्गे जी, बहुत अच्छा सवाल है। और प्रधानमंत्री जी ने अगर 7वां गियर लगाया है तो मुझे लगता है जैसे जैसे चुनाव बढ़ेगा उन्हें 8वें, 9वें, 10वें, 11वें, 12वें गियर की भी जरूरत पड़ने वाली, क्योंकि जितने चरणों का चुनाव है उतने चरणों का गियर उनको लगाना पड़ेगा। और अगर आप ये इसलिए हो रहा है कि यदि आपके पास एक स्थायी मुद्दा ना हो, स्थायी समाधान के जो जमीनी सवाल हैं उनके स्थायी समाधान का अगर आपके पास निराकरण नहीं होगा तो आप कुछ ना कुछ नया एजेंडा बनाने के लिए कुछ रचना बनाएंगे। और मुझे लगता है ये 7वां गियर जो है वो वही कुछ दर्शा रहा है। दरअसल
भारत महाशक्ति कैसे बनेगा? भारत महाशक्ति तब बनेगा जबकि भारत की सेना मजबूत रहेगी, भारत की आर्थिक स्थिति बहुत शानदार होगी, भारत के अंदर तमाम समाज, तमाम पंथ, तमाम जात पात के लोग पूरा तन मन धन से राष्ट्र के प्रति चिंतनशील होंगे। ये तब जाकर भारत एक महाशक्ति के रूप में उभर सकता है। भारत के सेना की स्थिति में मैं आपको बताऊं कि अगर थोड़ा बहुत गंभीरता से अगर हम मनन करें तो जो हालात मणिपुर में दिख रहे हैं, हमारे जिस तरीके के हालात कठिन परिस्थितियों से मणिपुर गुजर रहा है, नॉर्थ ईस्ट का क्षेत्र गुजर रहा है, अरुणाचल प्रदेश है जहां पर चीन खुलेआम तमाम जगहों के अपने नाम रख दे रहा है और नामकरण कर दे रहा है, और कई हम उसकी कोई ठोस प्रतिक्रिया हम देने तक में नाकामयाब है। मतलब आप वांगचुक जी को देखिए, लद्दाख में वो कह रहे हैं कि चरवाहा जो है हमारे जो गोचर भूमि थी उसमें जाते थे, अब चीन के लोग वहाँ, चीन की सेना उन्हें घुसने नहीं देती, वो अपने पशुओं को चराने तक नहीं जा पा रहे हैं। तो क्या ये जो हालात दिखा रहे हैं ये भारत को महाशक्ति बना देगा? प्रश्न यह है कि जो बेरोजगारी का आलम है, मैं बेरोजगारों के साथ यहाँ लगातार जुड़ा रहता हूँ, कई युवा संगठनों का संरक्षक के तौर पर काम करता हूँ, तो उनके हाथ में रोजगार नहीं है, और जो रोजगार भी है उसमें इतनी नकल होती है, इतनी पेपर लीक की घटनाएं होती हैं। माँ बाप को मैं देख रहा था, मेरे से सवाल कर रहे थे कि क्या हमने अपने बच्चों के लिए मतलब उनके हम अपने मकान बनाने के लिए पैसा जमा करते हैं, उनकी शिक्षा दीक्षा के लिए जमा करते हैं, उनके शादी ब्याह के लिए करते हैं, लेकिन अब तो सरकारी नौकरी के लिए भी हमें 20-25 लाख रुपए जमा करने पड़ेंगे कि दलाली के रूप में देंगे और तब जाके हमारा बच्चा। तो क्या ये आज युवा और अभिभावक जो सवाल पूछने लगे हैं, ये सवाल बन चुके हैं। मैं देख रहा हूं कि समाज में वो जो एक स्ट्रेन फैक्टर था, वो धीमे धीमे वो अब वर्क नहीं कर रहा है, चाहे वो संप्रदाय के आधार पे था, जात पात के आधार पर था। ध्यानी जी जो मुद्दों की बात कर रहे थे, ध्यानी जी मैं माफी के साथ में आपको इंटरप्ट कर रहा हूं, जो जिन मुद्दों की आप बात कर रहे हैं, रोजगार, दवाई, पढ़ाई, सिंचाई, कमाई, पेपर लीक, ये मुद्दे क्या आज के मतदान में जमीन पर दिखे क्या आपको, उत्तराखंड में और शेष भारत में? मैं आपको बताऊं कि मैं प्रातः काल से जब भ्रमण कर रहा था तो मैंने देखा कि क्योंकि मेरा जनपद क्षेत्र टिहरी गढ़वाल है, मैं देख रहा था कि लोगों में एक मतलब बहुत बड़ा जोश नहीं था कि हम मतदान करने के लिए आगे आए। तो इस तरीके के हालात में मेरी आवाज आ रही है आपको? हाँ, दर्शक सुन रहे हैं, बोलिए। जी जी जी। तो मतलब इस तरीके के हालात देख रहा था कि बस्ते, मतलब तमाम राष्ट्रीय राजनीतिक दलों के बस्तों में लोग नहीं थे, बिल्कुल खाली दिख रहे थे और बड़े मजे से वो खाना खा रहे थे। तो यहाँ तो जो बाहर पोलिंग स्टेशंस पे लगते हैं उनको खाने का मौका नहीं मिलता, लेकिन यहाँ बड़े आराम से इत्मीनान से खा रहे थे। वो कौन आ रहा है कह रहा, और मतदान प्रतिशत भी दिखा रहा है कि बहुत ज्यादा 5% कम हुआ है उत्तराखंड में, 5% कम हुआ है पिछले बार के मुकाबले, 19 के मुकाबले जी। और मुझे जो जिस तरीके के मेरे पास फोन कॉल्स आए हैं, जिस तरीके से है, मुझे लग रहा है कि इस बार बदलाव भी हो रहा है, और खासकर जो गढ़वाल और टिहरी गढ़वाल की सीट है, इसमें परिवर्तन आने के आसार कुछ ना कुछ नजर आ रहे हैं। ठीक बात है। मैं कुलदीप राणा साहब की तरफ रुख करूंगा। राणा साहब, एक तो आज पहले चरण के 102 सीटों पर वोट डाले गए, वोटिंग हो गई, मणिपुर और 2-4 जगह छोटी मोटी हिंसा के बाद कहीं कोई इस तरह की अप्रिय घटना नहीं हुई, अच्छी बात है। लेकिन जैसा भी ध्यानी जी कह रहे थे कि ये लगातार कई लोग इस बात को आज कह रहे थे कि मतदाता खुला नहीं, या ट्रेंड ये हो गया कि अब खुलो मत, जो करना है करो। तो क्या ये क्या संकेत दे रहा है?
खास तौर पर उत्तर प्रदेश उत्तराखंड में या देश में जहां भी आपने अपने लोगों से बात की होगी, अपने साथियों संगियों से बात की होगी, क्या क्या लग रहा है ये पहले चरण का जनादेश कुछ डिकोड कर पा रहे हैं आप लोग? राणा साहब अनम्यूट करिए। देखिए चौहान जी, जी। अगर हम उत्तराखंड में जो अभी 5 बजे के करीब जो वोट परसेंटेज हमें मिला है उसको उसकी बात करें तो मैं एक छोटा सा करेक्शन वहां पर आपको बताना चाहूंगा, क्योंकि यहाँ दूरस्थ क्षेत्रों में भी पोलिंग पार्टियां गई हैं और ये जाती रही हैं, पर्वतीय क्षेत्र है तो कई बार आंकड़े आने में समय लगता है। अच्छा, दूसरा ये है कि कई लोग जो कैंपस के भीतर होते हैं तो 5 बजे भले पोलिंग बंद हो गई है लेकिन गेट बंद हो जाते हैं नए लोगों के लिए, लेकिन जो कैंपस में रहते हैं तो वो वोट कर सकते हैं। तो अभी इसका जो फाइनल आंकड़ा डेटा आना अभी बाकी है और हो सकता है कि ये जो परसेंटेज है ये थोड़ा और बढ़ जाए। हालांकि अगर हम पिछले लोकसभा चुनाव में, अगर पिछले 2 लोकसभा चुनाव की बात करें तो चाहे वो 2014 का लोकसभा चुनाव हो या फिर 2019 का लोकसभा चुनाव, इन दोनों चुनाव में बहुत ज्यादा अंतर देखने को नहीं मिला, 60+ ही दोनों समय में रहा है। ठीक है, लेकिन हाँ इतना जरूर है कि इस समय के चुनाव में हमें थोड़ा सा अंतर जो है बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। और क्योंकि जो सुबह की पाली में जब मतदान हो रहा था तो उस समय चीजें जब निकल करके आई तो ये लगा कि शायद मतदान बढ़ रहा है, लेकिन उसके बाद दोपहर के समय और फिर शाम के समय जो चीजें निकल करके आई तो उसमें एकदम से एक बड़ा अंतर देखने को मिला ट्रेंड में, चुनाव में। यहाँ पर अगर हम उत्तराखंड के संदर्भ में अगर मैं बात कहूँ तो मुद्दों को लेकर के 2 चीजें यहाँ पर रही इस बार के चुनाव में। लोगों दोनों दलों ने एक दूसरे का वो विरोध नहीं किया, दोनों दलों ने अपनी अपनी बातें रखी हैं जनता के साथ। भाजपा राष्ट्रीय दल राष्ट्रवाद को लेकर के आई, मोदी जी ने उत्तराखंड में जो काम किए और देश में जो काम किए उन्होंने उनको रखा और वोट मांगे। वहीं कांग्रेस ने जो है जो नितांत स्थानीय मुद्दे थे उनको इस बार अपना हथियार बनाया और इसमें भी कांग्रेस के साथ ये देखने में आया कि कांग्रेस पार्टी के बजाय कांग्रेस के कैंडिडेट ज्यादा प्रभावी रूप से चुनाव लड़ रहे थे, पार्टी कहीं चुनाव लड़ती हुई नहीं दिखाई दे रही। और देखिए, क्योंकि पिछले कई चुनावों से हमने देखा है, क्योंकि जो ये बदली हुई भाजपा है इसमें अमित शाह ने बीजेपी को इलेक्शन मशीन बना के रख दिया है। ठीक, तो बीजेपी के कार्यकर्ता पिछले 3-4 महीनों से लगातार पन्ना प्रमुख और जो इनके लाभार्थी रहे हैं योजनाओं के, उनके माध्यम से जो लोग हुए हैं उनसे कनेक्ट होने की लगातार कोशिशों में रहे। तो बीजेपी लगातार फील्ड में काम करती रही, कांग्रेस फील्ड से गायब रही। लेकिन इस उत्तराखंड के जो वर्तमान हालात, वर्तमान चुनावी परिप्रेक्ष्य में एकमात्र पौड़ी सीट पे जो कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष गणेश गुदियाल चुनाव लड़ रहे थे, वहां उन्होंने भाजपा के राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी अनिल बलूनी को कड़ी टक्कर दी। और उत्तराखंड में चूंकि बलूनी राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी रहे तो मीडिया का भी एक फोकस पौड़ी सीट पे था, तो स्वाभाविक सी बात है कि जब आप एक पक्ष को देखते हैं तो उनके अपोनेंट कौन है उनको भी हाईलाइट मिलता है उसमें। ठीक, और ये एक बड़ा कारण रहा कि पौड़ी सीट की जो टक्कर है वो पूरे प्रदेश में छाई रही, उसने पूरे प्रदेश इससे सीख नहीं पाई, पार्टी इससे सीख नहीं पाई और पार्टी लास्ट समय तक अपने प्रत्याशी के साथ उतनी मजबूती से खड़ी नहीं दिखाई दी। तो ये एक बड़ा कारण है कि पौड़ी सीट पे खासकर बलूनी को गणेश गुदियाल बहुत कड़ी टक्कर देते हुए दिखाई दे रहे हैं और पार्टी अगर साथ होती तो शायद चीजें बहुत कुछ अलग भी हो सकती थी। ठीक बात है। अगर हम अन्य सीटों की बात करें, अन्य 4 सीटों की बात करें, जैसे हरिद्वार सीट की बात करें या नैनीताल उधम सिंह नगर सीट की बात करें, ये दोनों उत्तराखंड में मैदानी सीटें हैं और ये दोनों सीटें एकमात्र ऐसी हैं जो एकमात्र जिलों तक ही सीमित हैं। जैसे हरिद्वार की जो सीट है उसमें मैक्सिमम विधानसभाएं हरिद्वार की ही हैं, 2-3 विधानसभाएं ऋषिकेश देहरादून की आती है। वहीं जो नैनीताल वाली उधम सिंह नगर नैनीताल वाला हिस्सा भी कुछ इसी तरीके का है, क्योंकि पहाड़ में जो है एक लोकसभा में कम से कम 2 से 3 जिले भी आते हैं, तो उस हिसाब से वहां विधानसभाओं का क्षेत्र भी बढ़ा। अब अगर हम हरिद्वार और उधम सिंह नगर की बात करें
तो खासकर हरिद्वार की जो सीट है वो बीजेपी के लिए कभी फर्टाइल नहीं रही, क्योंकि वहां का जो जातीय आंकड़ा है, वो जातीय गणित है, वो बड़ा बटा हुआ है। लेकिन बीजेपी के लिए फर्टाइल नहीं है, इसलिए वो कांग्रेस के लिए फर्टाइल हो ऐसा भी नहीं है। ठीक, यही एक बड़ा कारण है कि वहां कांग्रेस एक बार जीत पाई है, और पहला चुनाव वहां से सपा के प्रत्याशी ने जीता था, उसके बाद कांग्रेस आई, उस समय यशपाल आर्य प्रदेश अध्यक्ष थे, उसके बाद लगातार वहां पर भाजपा आ रही है। ठीक, तो ये एक सॉरी हरी साहब, तो अभी क्या है कि हरिद्वार में जिस तरह की विधानसभा में जो स्थितियां हैं, वो स्थितियां इस प्रकार हैं कि 14 में से 6 सीटें भाजपा के पास हैं, ठीक, और 5 सीटें कांग्रेस के पास, बाकी अन्य निर्दलीयों में और बीएसपी में बटी हुई। तो ये जो अंतर है, इसमें भी खासकर जो प्रत्याशी वहां खड़े हुए हैं हरिद्वार ग्रामीण के इलाके से, वो एक तरीके से वोट को आपस में बांट दे रहे हैं, और बीजेपी का जो वोट जो क्षेत्र है, चुनावी क्षेत्र है, जो उनकी 6 विधानसभाओं हैं, वो वहां ज्यादा प्रभावी रूप से दिखाई दे रही है। तो ठीक एक है, तरीके से ये जो बंटवारा हुआ ठीक है, वोटों का, ठीक है। राणा साहब, वो लाभ मैं करता आता हूँ। राणा साहब, जरा महेंद्र सिंह को चर्चा में ले लेता हूँ। महेंद्र सिंह, ये तो उत्तर प्रदेश उत्तराखंड की बात इन्होंने की, चूंकि बहुत बातें काफ़ी उत्तराखंड पे बहुत डीप राणा साहब ने भी कहा, और ओवरऑल 102 सीटों पर क्या गणित, आप तो दिल्ली में बैठे हैं, सारी चीज़ों को देख रहे हैं, क्या लग रहा है, किस तरीके से एक सिनेरियो पहले चरण में क्या संकेत, क्या हवा पानी आई है, किस तरह लग रहा है आपको? आपने शुरुआत में एक बात का जिक्र किया था, एक्सिस माई इंडिया के सर्वे का, जी, वो कितना ऑथेंटिक है कितना नहीं है इसकी तो हम लोग पुष्टि नहीं कर सकते, लेकिन जो उसमें प्रकट किया गया है, मैं अभी महाराष्ट्र मध्य प्रदेश होकर के आया हूँ, यूपी के कुछ जगहों पे भी घूम के आया हूँ, तो वो प्रकटीकरण आम जनता के बीच में था वैसा ही। आम जनता में काफी नाराजगी है इस सरकार के खिलाफ, ये देखने को हम लोगों को मिल रहा था, बातचीत में ये सब पता चला। ये एक टर्म अगर ये कहा जाए कि ये चुनाव नाउम्मीदी का चुनाव है, मतलब सरकार से उम्मीद नहीं है, लेकिन दूसरों से भी उम्मीद ज्यादा नहीं है, नाराजगी है, इसलिए सरकार को एक आदमी जो वोटर है जो वो नहीं देगा तमाम जगहों पर वोट, लेकिन ठीक है उनके मुद्दों को विपक्षी भी एड्रेस नहीं करता, ये भी एक देखने को मिला। अगर विपक्ष बहुत स्ट्रेटजी के साथ बहुत अच्छी तरीके से लड़ते तो शायद ये रिजल्ट कुछ और होते, लेकिन ये बात सही है कि बीजेपी के लिए, खासतौर पे एनडीए के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल है जो वो 400 का टारगेट बता रहे हैं, वो कहीं अचीवेबल जमीन पे तो नहीं दिख रहा है कहीं भी। आप किसी से भी बात कर लीजिए, चाहे उत्तराखंड चले जाए, चाहे यूपी में कहीं चले जाइए, महाराष्ट्र में चले जाइए, यहाँ तक कि हम लोग नागपुर सीट गए, बहुत हैवीवेट मंत्री लड़ रहे हैं नितिन गडकरी जी, लेकिन उसके खिलाफ विकास ठाकरे हैं। विकास ठाकरे मौजूदा विधायक हैं और वहाँ के मेयर भी रह चुके हैं, स्थानीय हैं, बहुत ज्यादा उनके प्रति लगाव है लोगों का। लोग उनको, मतलब नितिन गडकरी साहब भले जीत जाएं, लेकिन जो फासला है वो बहुत कम हो जाएगा। तो लोगों के अंदर निश्चित तौर पर जो मुद्दे आप बता रहे थे, शिक्षा है, बेरोजगारी है, महंगी शिक्षा है, बहुत बड़ा मुद्दा है ये, बहुत महंगी शिक्षा होती जा रही है, बेरोजगारी है, अग्निवीर, जो अग्निवीर का मुद्दा है जिसमें कि सरकार अब बैक फुट पे आते दिख रही है। राजनाथ जी कई बार उस पर कह चुके हैं कि हम अगर कोई दिक्कत है तो हम बदलाव करने के लिए तैयार हैं। उनको मालूम है ये अग्निवीर की अग्नि की तपिश जो है सरकार झेल नहीं पाएगी जी। तो वो ये इस तरीके की जो मुद्दे हैं वाकई। अच्छा, और आप देखिए, पहली बार जब बीजेपी चुनाव जीत के आई थी, यानी 2014 में, जब पहला वोट डाला होगा किसी युवा ने 18 साल का रहा होगा, अब वो 28 साल का है। 18 साल से 28 साल के बीच में उसको रोजगार नहीं मिला, नौकरी नहीं मिली। वो सोचता था रेलवे में नौकरी मिलेगी, वो सोचता था सेना में नौकरी मिलेगी, वो सोचता था बैंक में नौकरी मिलेगी। भर्तियां ही नहीं हो रही। जब भर्तियां नहीं हो रही हैं, पेपर लीक हो रहे हैं, तो उम्मीद उनकी जाती गई। और एक बड़ी सामाजिक प्रॉब्लम आ गई, शादियां नहीं हो रही। बेरोजगार से शादी कौन करे? ये जो
धरातल पे जमीन पे जो मुद्दे हैं इनको देखते हुए लोगों में नाराजगी है। वो अब ये है कि वो दबे मुंह ही सही, लेकिन वो उस नाराजगी को जताते हैं जब आप उनसे बात करते हैं, जब आप उनसे निष्पक्ष होकर बात करते हैं। आप उनसे बोलिए मैं कोई पत्रकार नहीं हूँ, मैं कोई सर्वे नहीं करने आया हूँ, तो वो फिर अपने दिल की बात बताते हैं। तो और आज जिस तरीके से प्रधानमंत्री ने ट्रैक चेंज किया, आप जो बता रहे हैं 7वें गियर, बिल्कुल वो 7वें 8वें गियर में जा चुके हैं। सहारनपुर में जहां चुनाव हो रहा बगल की सीटों में, सहारनपुर में जाके वो किन किन मुद्दों को उठा रहे हैं, वो फिर वही ध्रुवीकरण, सांप्रदायिक ध्रुवीकरण की बात कर रहे हैं। इकलौता मुद्दा यही बचा है जिस पर बीजेपी चुनाव लड़ना चाह रही है, मुद्दों पे बात ही नहीं कर रही है। अगर आपने डेवलपमेंट किया है तो आपको खुल के बताना चाहिए कि अपने आप डेवलपमेंट पे दीजिए। हमने आपको सड़कें दी हैं, हमने आपको रोजगार दिया है, हमने आपको शिक्षा सस्ती दी है। अगर ऐसा कुछ किया है तो वो आपको बताना चाहिए। ठीक बात है। बहुत 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 माफी के साथ मैं रोक रहा हूँ। बहुत शुक्रिया आपका महेंद्र सिंह जी, बहुत शुक्रिया मनोज ध्यानी जी, कुलदीप राणा साहब आपका भी बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद। कुल मिलाकर पहला चरण महाभीषण है, जो अभी हमारे पत्रकार साथियों ने, चुनाव विश्लेषकों ने और हमारे सहयोगियों ने जो मतदाता का जो मन है, जो उसकी, हम लोग हवा पानी कहते हैं, क्या है हवा पानी, तो हवा पानी को डिकोड करने की जो कोशिश की है वो ऐसा नहीं लग रहा है जैसे एक तरफा मामला नहीं है, मुकाबला है और मुकाबला तगड़ा दिख रहा है पहले चरण में। चूंकि मुद्दे बहुत सारे हैं, राष्ट्रवाद के नाम पर, देश बनाने के नाम पर, महाशक्ति के नाम पर, बहुत सारे राजनीतिक दल ध्रुवीकरण के नाम पर भी काम करते हैं, मंदिर के नाम पर भी वोट मांगे गए पूरे प्रचार में। बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि भाई तुष्टीकरण ये करते हैं विपक्ष वाले। भ्रष्टाचार एक बड़ा मुद्दा उभर कर सामने आया। तो ये देखना होगा कि क्या भ्रष्टाचार पर वोट पड़े, क्या दवाई, पढ़ाई, सिंचाई, कमाई, नौकरी, रोजगार, इन पर वोट पड़े क्या, ये बड़ा मुद्दा है। क्योंकि आमतौर पर देखा जाता है कि ये मुद्दे चुनाव में नहीं पड़ते, वहाँ जातियाँ, वहाँ धर्म, वहाँ बहुत सारी चीज़ें वो हो जाती। खैर, मतदाता महान है। बहुत बहुत प्रणाम।